अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ अखलाकी पस्ती, मॉरल क्राइसिस बेइंतहा होता चला जा रहा है। यानी घटियापन की इंतहा होती चली जा रही है। कुछ चीखती हुई तस्वीर, कुछ दास्तानें आपके सामने रखेंगे। एक और सहाफ़ी के गिरफ्तारी की, एक और सहाफ़ी के अगवा की खबरें आ रही है, वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। और उसके साथ-साथ एक और शख्स को मैदान में उतार दिया गया है इमरान खान के खिलाफ। लेकिन अंजाम मोर और लेस वही होगा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को हुआ, जो उन जैसे बाकी लोगों का हुआ, जिनको एक बयानिया देके, एक नैरेटिव देके मैदान में उतारा गया। सबसे पहले ये तस्वीर आपके साथ स्क्रीन पर शेयर हो रही होगी। अहमद नूरानी की वालदा 9 दिन हो चुके हैं इस्लामाबाद से अहमद नूरानी के 2 भाई हैदर और अली लापता हुए हुए और 9 दिन से ये तस्वीर जो है ना, जिसमें एक जगह से ये माँ रोती हुई बाहर जा रही है, एक वीडियो, और फिर अगली एक तस्वीर जिसमें इस माँ ने सर पे हाथ रखा हुआ है। ये इसके सफेद बाल, ये मुंह पर झुर्रियां, ये जिस तरीके से आंसू और फिर चादर, ये थके हुए कदम माँ के बता रहे हैं कि ये न जाने कितने दरवाजे खटखटा चुकी है। ये आंसू बज़ाहिर आंसू दिख रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इन आंसुओं के पीछे बहुत से सवालात हैं जो ये माँ इस निज़ाम से कर रही है, अपने बेटों के हवाले से कर रही है, अपने बेटों की हिफाजत के हवाले से कर रही है, अपने बेटों की हवालगी वापसी के हवाले से कर रही है। लेकिन हर इदारा, बड़ी बड़ी अदालतें कुछ नहीं कर पा रही और समात को ईद के 2 हफ्ते, यानी 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया। ईद के भी बाद आप अंदाजा लगाएं। और जिस तरीके से ये माँ ज़ारो कतार रोती हुई निकली है, जिस तरीके से सर पर हाथ रखा हुआ इस माँ ने, तो ये तस्वीर नहीं है। ये दरअसल अपने आप में तस्वीर कम और एक चीखती हुई बाकायदा तौर के ऊपर सॉरी माजूद के साथ एक दास्तान लग रही है, जो बता रही है बहुत कुछ, जिसके अंदर बहुत कुछ बज़ाहिर लग रहा है, इसके पीछे बहुत कुछ है। अब इस्लामाबाद से 9 दिन हो चुके हैं लापता हुए हुए अहमद नूरानी के दोनों भाइयों को, और कोई इदारा यानी किसी के पास भी वो नहीं है। आज आईजी पंजाब ने जो खड़े होकर अदालत के अंदर बयान दिया है, अब मुझे सबसे पहले समझ नहीं आती कि जस्टिस अमीन मिन्हास, ये जो जज साहब है, ये जो अमीन मिन्हास जज साहब है, इनको हम जानते हैं किस तरीके से 26वीं आईन तरमीम के नतीजे में लाया गया। और इन जज साहब के हवाले से जो कोर्ट रिपोर्टर्स है वो ये बताते हैं कि एक मखसूस इदारे के साथ वफादारी ठीक ठाक निभाते हुए ये दिखाई देते हैं, और ये कुछ एक्शन हैं जो बाज़ाहिर बताते भी हैं प्रैक्टिकली कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले भी यही कहा इन जज साहब ने कि मैं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दूंगा जिस पर मैं अमल दरामद ना करवा सकूं। और आज जज साहब ने अदालत के अंदर खड़े होकर आईजी ने कहा कि हम जी जियो फेंसिंग करा चुके हैं, हम सीडीआर वाला मामला देख चुके हैं, हमने आईबी को कह दिया, हमने फलानी एजेंसी को कह दिया, एफआईए से जवाब आना है, हमने 15 को चेक कर लिया, हमने अस्पताल चेक कर लिए, कोई भी इन 2 नामों के लोग मुल्क से बाहर भी नहीं गए। तो यानी जमीन खा गई, आसमान निकल गई, यानी गए कहाँ? ये दोनों शख्स गए कहाँ? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हुआ क्या कि ईमान मजारी ने सवाल किया, आईजी इस्लामाबाद मौजूद थे। आईजी ने कहा कि मैंने एसएचओ को तफ्तीश के लिए तहकीकात करने के लिए बाकायदा कहा था। वालदा मौजूद है अहमद नूरानी की, हमशीरा मौजूद है। ईमान मज़ारी ने कहा कि क्या आपने उनकी तलाशी ली है? तो उनसे मुराद जब ईमान मज़ारी ने मज़ीद क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला के अंडर जो खुफिया इदारे आते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपने सेफ हाउसेस को चेक किया है? ये बड़ा अहम तरीन जुमला था। उन्होंने कहा कि क्या आपने सेफ हाउसेस को चेक किया है? उसके बाद अदालत के अंदर खड़े होके अहमद नूरानी की वालदा ने जज साहब को इमोशनली झंझोड़ने की कोशिश की, उन्हें असलियत दिखाने की, उन्हें प्रैक्टिकली ये सब फील करने की कोशिश की। लेकिन शायद वो भूल चुकी थी कि यहाँ पर एहसासात की शदीद कमी या एहसासात से आरी हो चुके हैं ये हमारे इदारे और ये अदालतें। उन्होंने कहा कि जज साहब, अगर आपके बेटे मेरे बेटों की जगह पर होते तो आप क्या करते? अगर मेरे बेटों को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? अब पूछा गया जज साहब की जानिब से आईजी को कि आपको कितना वक्त दरकार है, तो आईजी ने कहा 2 हफ्ते, जिस पर वालदा ने कहा कि 1 साल ले लें, और वालदा रो पड़ी। इसके साथ ही अदालत ने 2 हफ्ते के लिए समात को मुलतवी कर दिया, और जब ये सुना वालदा ने तो वो ज़ारो कतार रोती हुई निकल पड़ी। ये साकिब बशीर साहब ने जो पूरी की पूरी तफसीलात लिखी हुई है, इसमें आखिरी जो एक लाइन है, ये बड़ी तकलीफदेह है, ये बहुत दर्दनाक है, जिसमें वो वालदा के हवाले से लिखा हुआ है कि वालदा ने जब सुना कि 2 हफ्ते के लिए समात मुलतवी हो गई है, तो वो रोती हुई ज़ारो कतार रोती हुई कमरा अदालत से बाहर निकल पड़ी। यानी कल भी हम ये बात कर रहे थे कि ईद क्या सिर्फ और ये जिन जज साहब ने 2 हफ्ते के लिए मुलतवी की है कि ईद किस तरह से मनाएंगे, ये इनका ज़मीर रात को मुतमईन किस तरह से होगा? यानी जिस माँ को, जिस बूढ़ी बुजुर्ग सफेद बाल सफेद चादर रखी हुई एक माँ को आपने जिस तरीके से रुलाया रमजान के आखिरी अशरे में, ईद से कुछ दिन कबल, वो बार बार अदालतों के दरवाजे खटखटाती रही, इस उम्मीद के साथ कि शायद अदालतों से उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज वो इंसाफ की उम्मीद उसकी खत्म हुई जब वो रोते हुए निकले और उसको समझ आ गई कि ईद से पहले उसके बेटे वापस नहीं आएंगे। ये इस मुल्क में निजाम इंसाफ का हाल है। इस पर ऑब्वियसली बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है और इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। हर कोई अपना एक तज्जिया, हर कोई अपना एक एनालिसिस पेश कर रहा है। अमीर अब्बास साहब कह रहे हैं कि रियासत फस्ताया को ऐसे जज चाहिए थे जो आगे बढ़कर मुजरिम का हाथ रोकने के बजाय तारीख पर तारीख देते रहें, रियासत फस्ताया के जुर्म के रास्ते में
محسن اختر کیانی, بابر ستار اور سردار اعجاز اسحاق جیسے جج رکاوٹ بن رہے تھے. اب سمجھ آ رہی ہے نا کہ ان ججز کو کیوں ہٹایا گیا. اسی طرح بہت لوگوں کا اس پر ریاکشن آ رہا ہے باقاعدہ طور کے اوپر, سب سوال کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو آج ہوا ہے نا, یہ جس طریقے سے یہ مار روئی ہے, یہ جو تصاویر آپ کے ساتھ اسکرین پر آ رہی ہوگی, یہ بہت دردناک ہے, یہ بھولانا بہت مشکل ہے. اب یہاں پر ایک جانب یہ سب کچھ چل رہا ہے اور دوسری جانب اب میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو ایک اور صحافی حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ another journalist arrested, اور وہ صحافی دا بلوچستان پوسٹ کی پوسٹ ہے جو حامد میر صاحب نے ری پوسٹ کی ہے, اور اس میں جرنلسٹ محمد عثمان واز ٹیکن انٹو کسٹڈی بائی دا پولیس اینڈ شفٹڈ ٹو این ان نون لوکیشن. یہ صحافی ان کو پولیس لے کے گئی اپنی کسٹڈی میں, لیکن پھر پولیس نے ان کو کسی ان نون مقام پہ, ایک نامعلوم مقام پہ, یہ نامعلوم افراد اور یہ نامعلوم مقام, یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا عذاب بن چکے, بہت بڑا عذاب بن چکا. اگر پولیس لے کے گئی ہے تو پولیس اپنے تھانے میں رکھے, تحقیقات کرے, جو لیگل پروسیجر اس کو فالو کیا جائے, جس بھی صحافی کے خلاف ہے, جس بھی کسی کے خلاف ہے, لیکن نامعلوم لوکیشنز, نامعلوم مقامات, نامعلوم افراد, نقاب پوش, یہ ایک عذاب بن گئے پاکستان کی سلامتی کے لیے اب. اور یہاں پر منافقت تو اس حد تک ہو چکی ہے نا, منافقت اس حد تک ہو چکی ہے کہ اب یہ تصویر آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوگی کہ اسد طور کو جب عمران خان کے دور میں جو غلط ہوا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو کس طریقے سے شہباز شریف مریم نواز اور اہل و عیال کو لے کر پہنچے ان کے گھر پر اور جا کے بڑی یکجہتی کا اظہار کیا. آج باقاعدہ طور کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے ٹویٹ میں کہ 57-58 کیسز ہو چکے ہیں آج صحافیوں کے ساتھ, اور آج جس طریقے سے صحافیوں کو گمشدہ, غائب, نامعلوم مقام سب کچھ کیا جا رہا ہے, ہم سب جانتے ہیں, تب بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. لیکن منافقت, پاکستان کی بربادی, پاکستان کا دن بدن اتنی اخلاقی پستی ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ منافقت ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ظالم, وہ کسی نے لکھا ہوا بھی ہے کہ اللہ سے پوچھے کہ وہ رسی کب کھینچے گا ان ظالموں کی, کیونکہ ظلم اب شاید بہت ہو گیا ہے. لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ مظلوم کی آہ جو ہے نا وہ پھر عرش ہلا دیتی ہے اور پھر اوپر تک جاتی ہے, اور یہ تو آخری تاک راتیں ہیں, آخری راتیں, ماں کی آنسو, تو آہ سے بچے, یا شاید اتنی آہیں لے چکے ہیں کہ اب دل ان کے بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں. یہیں سے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے یہاں پر کہ کس طریقے سے رانا ثناء اللہ محمد مالک صاحب کے پروگرام میں موجود ہیں, اور رانا ثناء اللہ سے جب محمد مالک نے سوال کیا کہ عمران خان کو آپ 2025 میں باہر آتا دیکھ رہے ہیں, تو رانا ثناء اللہ نے کہا 2025 تو نہیں, میں تو 2030 میں بھی باہر آتا نہیں دیکھ رہا. عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی 2030 تک اندر رہنے کا بڑا پکا بندوبست کر چکے ہیں. تو یعنی جو سب کہتے تھے, جو تجزیہ ہوتا تھا, جو ہم کہتے تھے کہ عمران خان کے پاس جیل سے باہر آنے کی چابی اپنے پاس موجود ہے, یعنی وہ ڈیل کوئی نہیں کرے گا. یہ سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ خان صاحب کا ارادہ تو 2030 تک باہر آنے کا نہیں ہے, تو میں ان کو کیسے باہر آتا دیکھ سکتا ہوں. آپ کا وہ ان کا 2025 اپنا ارادہ ہے, نہیں وہ ان کا ارادہ ابھی باہر آنے کا ہے ہی نہیں, وہ اپنے اندر رہنے کا بڑا پکا بندوبست کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک جانب یہ اور ایک جانب وہ کلپ ہم نہیں چلائیں گے, اور ویسے ہم ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے, لیکن کچھ راوی جیسے لوگ, اب ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جائیں یہاں پر, کچھ راوی کی قسم کے لوگ, اس جیسے لوگ باقاعدہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کو جنوبی پنجاب کی کسی جیل میں شفٹ کر دیا جائے تاکہ یہ اڈیالہ جیل کے اندر ملاقاتیں اور ایک جو ملاقاتوں کا اڈا بنا ہوا ہے, یہ تمام تر چیز جو ہے ختم ہو سکے. تو یعنی بلی کے خواب میں چیچڑے. اب رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے جی کہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک بھی عمران خان باہر نہیں آئے گا, وجہ کہ عمران خان خود اپنا بندوبست کر چکا ہے جیل کے اندر رہنے کا, یعنی obviously وہ ڈیل نہیں کرنے کو تیار. لیکن راوی جیسے لوگوں کے خواہش اپنی جگہ پر موجود ہے, تو خواہش چلے انہیں کر لینے دیں. آگے بڑھتے ہیں یہیں سے اور بات کریں گے کہ ایک اور شخصیت کو لانچ کر دیا گیا, لیکن اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے, اور یہ لیٹر لکھا ہے پریس ایسوسی ایشن کے صدر, سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے صدر نے لکھا ہے, ذوالقرنین اقبال نے, اور یہ لیٹر اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہا ہے. آغاز اس لیٹر کا ہو رہا ہے جرنلزم از ناٹ اے کرائم سے, اور باقاعدہ طور پہ اس لیٹر میں کہا جا رہا ہے کہ ذکر کیا گیا ہے جو کچھ اسلام آباد میں وحید مراد کے ساتھ ہوا, ذکر کیا گیا ہے کہ احمد نورانی کے بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, عدالتیں کیا کر رہی ہیں وہ ذکر کیا گیا. لیکن اس لیٹر کا اختتام بہت انٹرسٹنگ ہے. اختتام میں یہ جو صحافی ہیں سب صحافیوں کے بہاف کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ کیا ہم آواز اٹھانا, سوالات کرنا, حقائق بیان کرنا چھوڑ دیں. چیف جسٹس آف پاکستان سے وہ سوال کر رہے ہیں, یا بتائیں کہ ہم اسائلم لے کے دوسرے ممالک میں چلے جائیں. یعنی یہ بہت بڑا سیریس کنسرن ہے. پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے وہ سب کچھ تو ہے ہی نہیں. پاکستان جس لیول پر, جس رینک پر ہر چیز میں جا چکا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. لیٹر کے اندر ذکر بھی کیا گیا آرٹیکل 10A کا, آرٹیکل 19 کا, اور باقاعدہ سوال کیا گیا ہے کہ ہم چپ کر جائیں, خاموش کر جائیں, یا ہم باہر ملک چلے جائیں اسائلم لے کے. تو یعنی صحافی جو ہے, اور یہ بھی لکھ رہے ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلا نشانہ میں ہی ہوں. تو اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, کیا یہ چیف جسٹس صاحب اب جاگیں گے؟ چیف جسٹس کے پاس ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ماؤں کی آہیں ہیں, نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے. پاکستان کا جو پڑھا لکھا ایک دماغ ہے, پاکستان کی نوجوان نسل ہے جن کا بڑا کلیدی کردار ہے, جنہوں نے 5th جنریشن
डिप्रेशन से कह लें, अब फितना तक का जो सफर तय किया वो हम जानते हैं, वो रो रहा है और जिस तरीके से उनको जलील ख्वार किया जा रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल लंबी तान कर सो चुके हैं। अब ये जो खत है इससे इनको कितना फर्क पड़ता है? खत में ये भी कहा गया है कि गजा लाइक सिचुएशन है ऑल अराउंड द कंट्री, यानी पाकिस्तान में फलस्तीन के से हालात है जो जुल्म और बर्बरियत है, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? अब यहाँ पर सारा जो फोकस है वो कहीं और है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और इसी तरह के बहुत सारे लोग लॉन्च किए गए इमरान खान के खिलाफ और बाकायदा कोशिश की गई कि किस तरीके से जो है वो कासिम अली शाह, इंजीनियर अली मिर्जा की किसी तरह बयानियां ऐसे लोगों के जरिए बनवा लें, जबकि पॉसिबल नहीं था। उल्टा उन लोगों की जो एक थोड़ी बहुत स्टैंडिंग थी, कोई सुन लेता था, वो भी खत्म हो गया, बल्कि बिल्कुल जीरो हो गए। तो अब एक और शख्स की डॉक्टर नोमान न्याज है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बाकायदा तौर पे टीम के सिलेक्शन के ऊपर एक तनकीद की, मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद की, सिलेक्टर्स के ऊपर कहा कि ये टीम में ये लोग सिलेक्ट नहीं हुए थे, इस तरह की इन्होंने बातें शातें की और वो क्लिप्स बड़े वायरल हुए। अब शायद वो सब कुछ न्यूट्रल करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए इमरान खान के खिलाफ इनसे बातें करवाई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की जो झूठी शख्सियत है उसके अंदर नौजवान नस्ल इवॉल्व हो गई है और इमरान खान ने नौजवान नस्ल को गलत रास्ते पर लगा दिया है। तो शायद डॉक्टर नोमान न्याजी साहब भूल गए कि इंजीनियर अली मिर्जा का क्या हाल हुआ और कासिम अली शाह साहब का क्या अंजाम हुआ और जो उनकी फॉलोइंग थी, जो उनकी स्टैंडिंग थी, अब वो कहाँ पहुंच चुकी है। तो मेरे ख्याल से सबक लेने के लिए तमाम तर चीजें अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।